स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है 1/x⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ -1 dx। ये इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। तो मैंने बताया था डिनोमिनेटर है, आप उसको सबसे पहले फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। तो 1 इसको लिख सकता हूँ मैं x² का होल स्क्वायर -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये आ जाएगा x² + 1 इंटू x² -1 dx, ठीक है। और जो फैक्टराइज हो रहा है उसको फैक्टराइज कर देते हैं। x² + 1 तो इसको भी लिख सकता हूँ मैं x + 1 इंटू x -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx। सही से लिख पाएंगे x -1 इंटू dx, ठीक है। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। 1/x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x -1। तो छवि बताइए इसको कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में। x² + 1 के ऊपर क्या आएगा, x + 1 के ऊपर क्या आएगा और x - 1 के ऊपर क्या आएगा, बताइए। बोलिए छवि, आपकी आवाज नहीं आ रही। ax + b। हाँ वेरी गुड, ax + b और x + 1 के ऊपर c and d। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ जाएगा x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय x - 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x + 1 इंटू x - 1। और लेफ्ट हैंड साइड तो लिखा था x² + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 हो गया, ठीक है। ax + b टाइम्स क्या आ जाएगा, x² + 1 x² + 1 कट जाएगा तो x + 1 इंटू x - 1 बचेगा, प्लस c टाइम्स x + 1 हट गया तो x² + 1 इंटू x - 1 एंड प्लस d टाइम्स x² + 1 इंटू x + 1। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर जैसे कि मैंने बताया था उसको कैंसिल नहीं करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा ना, और इधर 1 लिखा हुआ। तो x की क्या क्या वैल्यू रख देंगे, तो देखिए यहाँ से तो कुछ आप नहीं रख पाएंगे, यहाँ पर एक बार रख सकते हैं। तो x + 1 को 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू रख दी मैंने -1। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ देखिए -1 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ बचेगा, है ना, क्योंकि c के नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 रख रहे हैं तो c की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड +1 हो जाएगा, और x - 1 में -1 रखेंगे तो -1 -1, और d के साथ भी आप देखिए यहाँ पर -1 रखोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये 1 इज कितना हो जाएगा, c टाइम्स -1 का स्क्वायर, ये 1 + 1 हो जाएगा 2 एंड -1 हो जाएगा -2। तो यहाँ से c आ जाएगा -1/4, ठीक है। c आ गया -1/4। तो मेन चीज इसमें यही रहती है, a b c d की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो उसके बाद तो बहुत इजी रहता है। तो c निकाल लिया मैंने, अब d निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे उसका डिनोमिनेटर है x - 1 उसको 0 रख दिया, तो x - 1 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो x की वैल्यू 1 रख दी, तो इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो 1 लिखा हुआ है, जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रखने से 1 - 1 बन जाएगा। यहाँ पर 1 रखोगे आप तो x - 1 उसकी वजह से ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और d के साथ बचेगा 1 रखेंगे तो 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये आ गया 1 =
4d आ जाएगा, तो यहाँ से d आ गया 1/4, तो c और d की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे एक बहुत ही सिंपल वैल्यू x = 0 रख दिया मैंने। ठीक है, x = 0 रख दिया, तो x = 0 रखने से x = 0 रख दिया इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 आएगा, राइट हैंड साइड पर यहाँ 0 रखेंगे तो a वाला टर्म तो 0 हो जाएगा एंड प्लस b। ठीक है, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, प्लस c टाइम्स यहाँ 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, एंड प्लस d टाइम्स 0 + 1 +1 हो जाएगा, और 0 + 1 वहां से भी +1 आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। और इसमें c और d की वैल्यू रख देंगे तो b आ जाएगा मुझे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 1 × -1, तो -1 हो जाएगा, तो -b आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये लिखा है -c, और लास्ट में लिखा है प्लस का d। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो b मुझे मिल जाएगा, b को उधर ले जाते हैं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड d - c लिखा हुआ है, तो b उधर ले जाएंगे तो -b उधर जाके +b हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर -c + d लिखा हुआ है, तो -c + d को मैंने d - c लिख दिया, और ये 1 है, प्लस का 1 इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। d की वैल्यू रख दी 1/4, और c की वैल्यू है -1/4, तो एक माइनस पहले से लगाया और वैल्यू में भी -1/4 है एंड -1, तो ये आ जाएगा 1/4 + 1/4 - 1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 1/4 1/4 4 एलसीएम आ जाएगा 2 - 1, 1/2 - 1 सबट्रैक्ट कर लीजिएगा, -1/2 आ जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू ऑफ b आ जाएगी -1/2। तो a और निकालना है यहाँ से, b c और d की वैल्यू आ गई। तो a वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैंने क्या किया, जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन, तो इसमें मैंने कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट कंपेयर करें, तो मान लीजिए क्यूब का, x³ का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो कंपेयरिंग x³, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x³ का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में x³ का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब x³ का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, x³ है ही नहीं वहां पर। राइट हैंड साइड पर देखिए अभी ध्यान से, तो अभी इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा अगर, है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, जैसा मैंने आपको ओरिजिनली आपको बताया था कि कैसे आप कंपेयर करते हो, है ना, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि x³ कैसे मिलेगा, जब ax को x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से मुझे x³ का कोफिशिएंट कितना दिख जाएगा, ax³ आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और कहीं से x³ नहीं दिखेगा, आप चाहे करके देख सकते हैं, नहीं तो सबसे बड़ी पावर है तो पहले वाले को ही मल्टीप्लाई करके मिलेगा। यहाँ से देखिए जब c को x² से मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे प्लस का मुझे दिख गया cx³, और लास्ट वाले में d को जब x² और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx³ दिख जाएगा। तो देखिए x³ का कोफिशिएंट आ जाएगा acd, है ना, a + c + d, तो यहाँ पे 0 लिख दिया a + c + d। ठीक है, वैल्यूज रख दी, मुझे a निकालना था तो -c - d, और c की वैल्यू ऊपर से कितनी थी, -1/4, और d था 1/4, तो c रख दिया -1/4, तो माइनस एक पहले से लगा था और ये -1/4, और -d की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये 1/4 - 1/4, तो ये पूरा खत्म हो गया, 0 आ गया, तो a की वैल्यू 0 आ गई। तो बस मेरे ख्याल से इसके आगे आप कर लेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन i = तो ax + b था ना, तो a की वैल्यू 0 आ गई, तो 0x हो गया, वो तो खत्म हो जाएगा, और प्लस b की वैल्यू -1/2 है, एंड डिवाइडेड बाय था x² + 1, एंड प्लस ax + b हो गया, फिर उसके बाद cx + c आएगा ना, तो प्लस c आएगा, तो c कितना दिया है ऊपर से, कितना निकाला, -1/4 निकाला, तो c की वैल्यू रख दी -1/4, और उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, उसके डिनोमिनेटर में है, c के डिनोमिनेटर है x + 1 और d का x - 1, तो c के डिनोमिनेटर में आ गया x + 1 एंड d के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x - 1, और d की वैल्यू ऊपर से कितनी है, d की वैल्यू 1/4, प्लस का 1/4 प्लस 1/4, और सबका इंटीग्रेशन ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो ये वाला x वाला टर्म तो ये हट गया, -1/2 बाहर आ गया,
1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। कितनी बार अभी हम इस इंटीग्रेशन को लगा चुके हैं। और 1/लीनियर का log लीनियर, तो log mod ऑफ लीनियर एंड प्लस 1/4 log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हो गया। 16 था ना? ओके, हाँ 16 फिर 18 20। क्वेश्चन नंबर 16 लिख लिया? कोई लिख तो नहीं रहा है? बता दो कि कहाँ देखना है, मैं उधर ले जाऊँ। कौन कौन है? अभी नहीं है। आयुष आ गया, और तो ये नहीं है। कौन है? मोहित, रोहित और दीपक। उनके स्कूल में शायद एग्जाम। हाँ, बढ़े आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको करने के कई तरीके हैं। 1/x टाइम्स x पावर n प्लस 1। तो दो तरीके मैं आपको इसको सॉल्व करने के बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो एक तो हिंट शायद आपको इसमें दिया गया है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x पावर n माइनस 1। ठीक है, तो x पावर n माइनस 1, तो पहले तो मैं इसी से बता देता हूँ। तो बोल दिया गया है कि इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। एग्जाम में लिखा नहीं आएगा, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या ये सपने में आएगा? सपने में तो आएगा नहीं। तो x पावर n माइनस 1 इंटू x पावर n प्लस 1। ठीक है, x पावर n माइनस 1 से मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? हाँ, देखिए इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ऊपर x माइनस x पावर n माइनस 1 बन गया, और ये देखिए बेस इनका सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और अंदर लिखा हुआ है x पावर n प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ऊपर x पावर n माइनस 1 है, और नीचे देखिए पावर ये कट जाएगी, तो x पावर n है, और ये भी x पावर n प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखिए नीचे सीधे सीधे y लिखा हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अभी तक हमने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं किया क्वेश्चन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। तो मैंने y इज इक्वल्स टू x पावर n मान लिया, तो dy कितना हो जाएगा? n x पावर n माइनस 1 इंटू dx। तो मुझे वैल्यू चाहिए x पावर n माइनस 1 इंटू dx की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन n। तो इसी इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट लाइन में आपको करना है ना, इसके नीचे करना है आपको, लेकिन मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो x पावर n माइनस 1 इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? dy अपॉन n, और इसको मैंने y माना था, और ये भी y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन n। तो अब देखो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 अपॉन y एंड y प्लस 1। तो ऑल्दो पार्शियल फ्रैक्शन करना है यहाँ पर, लेकिन आप डायरेक्टली आराम से कर सकते हो उसका पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब ऊपर ऐसे 1 होता है ना, और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस होता है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे निकाल सकते हो? ऊपर अगर कोई कांस्टेंट है ना, तो कोई कांस्टेंट है ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, तो y और y प्लस 1। अच्छा बताइए, y और y प्लस 1 में दिख रहा है कि y प्लस 1 बड़ा होगा, है ना? अच्छा, 1 अपॉन y प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन y प्लस 1 माइनस y, 1 अपॉन y। चेक करके देखो, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आएगा क्या? y बड़ा है, y प्लस 1 नहीं आएगा, तो इसको मैंने इधर लिख दिया y माइनस y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 अब आ जाएगा, है ना? तो जब डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस होता है ना, और ऊपर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए,
यहाँ तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिनोमिनेटर को आप इस तरह से अरेंज करके लिख दीजिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर वही आ जाए। तो देखो आप एलसीएम लोगे तो ऊपर y प्लस 1 माइनस वाई बन के 1 बचेगा, तो ये सही है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 1 अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा log y और माइनस log y प्लस 1। और यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि log m माइनस log n लिखा हुआ है, तो इसको log m अपॉन n कर दिया, तो log y अपॉन y प्लस 1 कर दिया एंड प्लस c ऊपर ही आ जाएगा। और y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर x पावर n, तो 1 अपॉन n log x पावर n अपॉन x पावर n प्लस 1। ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिए। करिए, नोट करिए जल्दी। 16 हो गया। 18th क्वेश्चन। 18 जैसा क्वेश्चन एक करवाया मैंने शायद क्लास में, या ऊपर ही करवाया है 18 जैसा क्वेश्चन, क्लास में करवाया मैंने 18 जैसा क्वेश्चन। करिए, नोट करिए। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, यस सर। हाँ, जस्ट अ सेकंड, मैं दूसरा पेज ओपन कर लूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के कई तरीके, दो तीन तरीके हैं। हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर 1 2 2 माइनस, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एक ट्रिक मैं लगा रहा हूँ इसमें, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर, मैंने देखा है कि डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यहाँ डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश की, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 3 बनाने की कोशिश की, तो इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, लेकिन बैलेंस करने के लिए अंदर क्या लिखना पड़ेगा, -2, क्योंकि प्लस का 1 था। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, तो 4 लिख दिया और यहाँ पर कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। देखो ये चीज समझ में आएगी नहीं, है ना। मैथमेटिकली सही लिखा हुआ है। 3 माइनस 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 4 माइनस 2 2 के बराबर है। ऐसे ही लिखने का क्यों आइडिया आया, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 क्रिएट करने की कोशिश की, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 क्रिएट करने की कोशिश की। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको एक क्वांटिटी जैसा मानूंगा, और इसको भी एक क्वांटिटी जैसा मानूंगा, और इसको अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। और फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने इसको सबको अलग अलग कर दिया, तो पहला था एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और उसके डिनोमिनेटर में आ गया पूरा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हाँ बताइए। हाँ प्लस है,
माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ऊपर वाला स्टेप बता दो सर। देखो मैंने क्या किया है, इसको ऐसे मान लो ये a है और ये b है और ये c है और d है, तो आपने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। कैसे मल्टीप्लाई किया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक क्वांटिटी मान के, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक क्वांटिटी मान के। तो सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, ठीक है। और फिर माइनस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। और फिर माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। आगे समझ में? यस सर। हाँ, और फिर इसके जितने भी चारों पार्ट्स हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, सबको स्प्लिट कर दिया और चारों के नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो था वो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सब कट गया, तो सब कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 का स्क्वायर, एंड प्लस 4 तो ये तो सारे पार्ट आ गए है ना, सारे पार्ट आ गए। अब 4 के बाद जो बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है, अभी बताया मैंने आपको। डिनोमिनेटर में देखिए 1 का डिफरेंस है, डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया इसको, 4 को बाहर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर बड़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4। लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 छोटा है ना, तो वो छोटा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 पहले आ जाएगा, है ना, और ये 1 आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। देखिए भाई ये समझ में आया कि नहीं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कब लिख सकते हैं? जब डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस हो। देखो इसमें एक ऐड करने पर ही आ रहा है, 1 का डिफरेंस है और ऊपर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया मैंने और उसको बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद आप चेक कर लीजिए, अगर वही आ रहा है तो सही है, नहीं तो ऑर्डर चेंज कर दीजिए, ठीक है। और ये सबके बाहर लगा हुआ है dx। अब सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, इसका 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। राहुल बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? tan इनवर्स x अपॉन 2, बस इतना। प्लस c तो आएगा, कुछ छूटा है इसमें? अपॉन में और 2, हाँ है ना, 1 अपॉन 2 यहाँ पर भी आएगा। और फिर इसी तरह से इसका -2 बाहर है और यहाँ से भी आ जाएगा 1 अपॉन a कितना है? √3, tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन √3 प्लस 4। अरे यार रुक जाओ, इसको और सॉल्व किया जा सकता है, फालतू के रिपीट हो गए, रुक जाइए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1 माइनस ये लिखा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये लिखा है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अभी कुछ नहीं किया, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और बाहर dx लिखा हुआ है। तो इसमें कई के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो 1, तो देखिए -2 का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और -4, तो इन दोनों में आप देख सकते हो ऐसे, देखो यहाँ पर -2 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है? -4 लिखा है, डिनोमिनेटर सेम है। तो आप एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम लेंगे, कौन कौन से में? सेकेंड वाले में और लास्ट वाले में। तो दोनों माइनस है, तो -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और इसी तरह से ये वाला -2 और +4, तो -2 + 4 मिलके क्या बना देंगे? प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx। तो अब आप यहाँ पर बना लीजिए, तो 1 - 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर और 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर और बाहर कितना लिखा है dx। इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 6 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 एंड प्लस 2 आ गए 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। ये आंसर है। एक बार और देख लीजिए ये कैसे आइडिया लगा। ऐसा नहीं है, इसको करने का यही तरीका है ना, सीधा सीधा तरीका आपको एक बताता हूं मैं। अगर इतना क्लिक भी नहीं करता है तो ऐसे कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में हर जगह एक्स स्क्वायर दिखे तो उसको y से रिप्लेस कर दीजिए। तो y से रिप्लेस करके ये बन जाएगा y + 1 y + 2 डिवाइडेड बाय y + 3 इंटू y + 4, है ना। तो आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ऊपर आपका क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, है ना। लॉन्ग डिवीजन करके वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने ये ट्रिक लगा दिया। तो ट्रिक लगा दिया तो क्या हुआ, ट्रिक लगाने से मैंने कैसे किया, डिनोमिनेटर क्रिएट किया, है ना। स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, डिनोमिनेटर क्रिएट करने से बहुत सिंपल हो जाता है। तो डिनोमिनेटर क्रिएट कर लिया मैंने, तो उसको x² + 3 बना दिया और वहां पे x² + 4 बना दिया और उनको एक साथ कंबाइन करके पूरा ओपन करके अलग अलग से डिवाइड कर दिया और फिर यहाँ पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, यहाँ पर फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया अपने कॉन्सेप्ट से। डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस है तो ऐसे लिख सकते हैं और उसको अलग अलग करके सेम डिनोमिनेटर वाले ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको इंटीग्रेट कर दिया। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 20। होप सो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद मेरे ख्याल से 20 पूछना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। हो जाएगा, कर लोगी ना। यस सर। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टाइम्स x⁴ एंड -1। बस से तो ये भी हो जाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हाँ बताइए, बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको नीचे फैक्टराइज करते जाइए, x⁴ कॉमन ले लेंगे इसमें से नहीं सर, x⁴ से डिवाइड कर दीजिए। हाँ वैसे भी हो जाएगा, वो एक ट्रिक है, वो भी एक ट्रिक है ना, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। नहीं तो मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना, तो वो भी सही तरीके है ना। बहुत सारे तरीके हैं कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, x⁴ कॉमन ले लीजिए, x⁴ से डिवाइड कर दीजिए, x⁴ बना लीजिए, है ना। तो मैं इसमें ये बताता हूँ, देखिए तो नीचे मुझे x⁴ दिख रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसको y रख दूं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर यहाँ दिखना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, x³ में आता है। तो x³ में आता है तो मैंने क्या किया, x³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, ऊपर x³ दिख रहा है और नीचे x³ और x कंबाइंड होकर कितना बन जाएगा, x⁴, है ना। और x⁴ - 1 dx ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है तो मैंने y रख दिया, y = x⁴। तो dy = कितना हो जाएगा, 4x³ × dx। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x³ × dx की वैल्यू चाहिए। तो x³ × dx ये हो जाएगा आपका dy/4। तो इंटीग्रेशन देखिए आपका हो जाएगा x³ × dx, ये कंबाइंड हो जाएगा और ये बन जाएगा dy/4 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर x⁴ की जगह y रख दिया, y × y - 1 1/4 बाहर आ गया, dy/y × y - 1। यहाँ पर देखिए अगेन फिर से आपकी वो ट्रिक काम आएगी, है ना। क्या है, इसमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है ना। तो 1/y और 1/y - 1 जैसा आएगा। तो बड़ा कौन सा है, 1/y बड़ा है कि 1/y - 1? बताइए कौन बड़ा है। हाँ 1/y - 1 ये बड़ा है ना, क्योंकि y बड़ा है ना, y बड़ा है y - 1 से। रेसिप्रोकल करेंगे तो y - 1 बड़ा हो जाएगा 1/y से, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1/y - 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 1/y को। और आप यहाँ पर बहुत इजीली आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हो कि ऊपर से सही आएगा इसी तरह से। तो 1/4 log
मॉड ऑफ y माइनस 1 माइनस लॉग मॉड ऑफ what, और इसमें इजीली कंबाइंड हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसको कंबाइंड कर दिया तो log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, 1/4 log y माइनस 1 अपॉन y एंड प्लस c, और आपने x क्यूब को y रखा था तो उसको वापस रख दिया 1/4 log x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c। ये एक तरीका है करने का। एक और दूसरा तरीका आपको बताते हैं जो बहुत अच्छा तरीका है ना। इस तरीके में आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, है ना। दूसरा मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो उसको भी लिख लीजिए, और बताया था अभी किसी ने शायद, तो सेकेंड मेथड लिख लीजिए। ये वाला मेथड आपको ऊपर जो हमने x पावर n वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या ट्रिक करते हैं, नीचे जो अंदर दिख रहा है मुझे, तो ये बाहर वाला x एज इट इज लिखा हुआ है, अंदर से x पावर 4 कॉमन ले लिया मैंने, अच्छा x पावर 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखिए कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ सेकंड वाले पार्ट में तो x पावर 4 नहीं था तो उससे डिवाइड हो जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x पावर 5, तो इसको मैं ऊपर ले गया 1/x पावर 5, ठीक है, एंड 1 माइनस 1/x पावर 4 dx। अब ध्यान से देखिए नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे अगर मैं y मान लूं किसको, 1 माइनस 1/x पावर 4 को, तो dy अपॉन dx कितना आएगा, ये लिखा है 1 माइनस x पावर 4 ऊपर ले जाएंगे तो x पावर माइनस 4 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0, और वो माइनस आएगा 4 अपॉन x पावर, पावर में से एक कम होगा, पावर में से एक कम होगा, तो माइनस 4 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अपॉन x पावर 5, ये किसकी वैल्यू है, dy अपॉन dx की। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dx अपॉन x पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy अपॉन 4। तो देखो ये लिखा हुआ है dx, 5 ऊपर कैसे चला गया, x की पावर 4 ऊपर कैसे चला गया, 5 x की पावर 5, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 1/2x माइनस 1, तो इसको 2 को मैं ऊपर ऐसे ले जा सकता हूँ, वैसे भी 2 इसी से मल्टीप्लाई होगा, यस सर, यस सर, हाँ ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, हाँ, तो ऊपर जो लिखा हुआ है dx इंटू 1/x पावर 5, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई dy अपॉन 4, और नीचे मैंने पूरे को y मान लिया, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/4 log y, और y की वैल्यू रख दीजिए 1/4 log 1 माइनस 1/x पावर 4 प्लस c, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x पावर 4 माइनस 1/x पावर 4, यहाँ से तो x क्यूब आ रहा था, y मैंने किसे माना था, अच्छा गलत कर दिया, y मैंने x पावर 4 को ही माना था ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, x पावर 4 है यहाँ पर, x पावर 4 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है और इस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है, कोई भी मेथड आप एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वाला जो सेकंड वाला मेथड है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर से जो लिखा हुआ है उसमें से कॉमन लेके स्टार्ट करते हैं, कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने से बाहर जो लिखा होता है वो डिफरेंशिएशन बन जाता है किसका, अंदर वाले का। तो ये तरीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लिख लिया है, आगे बढ़े, कोई लिख रहा है तो बता दीजिए। रोहित आपका आज एग्जाम था क्या, रोहित नेटवर्क नहीं आता है, बस नेटवर्क नहीं आता है, कमेंट करके बता दो, है ना, आपका एग्जाम था कि नहीं था। और बाकी दो बंदे ये लोग, मोहित यादव और दीपक आगे, ठीक है, हम आगे बढ़े। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था 21 क्वेश्चन, 1/e पावर x माइनस 1, ऑल दो इसमें हिंट दिया हुआ है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन दैट इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेट करना है। तो इसको करने के कई तरीके,
तो एक तरीका उसमें दिया हुआ है, कि आप e पावर x को t मान लो। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिए उससे भी कर सकते हो आप। मैंने e पावर x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा पहली जगह, और दूसरी जगह e पावर x है नहीं तो उससे डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर 1 लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है, ठीक है। e पावर x को ऊपर ले गए तो e पावर माइनस x हो गया, एंड 1 माइनस इस e पावर x को यहाँ पर ऊपर ले गया, e पावर माइनस x हो गया dx। बताइए क्या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, देखो क्या डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है? यस सर। हाँ, तो बस आंसर कितना आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, ये आंसर है प्लस सी। और आप चाहें तो इसको ऐसे सजा के लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स, और किसी का और मन करे तो उसमें ई पावर एक्स एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाने का मन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, आई थिंक सो। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप लोग वो एक्सरसाइज लगाते रहिए, एक बार मैं यहाँ से टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ सारी वैरायटीज, तो फिर हम उस पर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लगाया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्वेश्चंस आ रहे थे उसके। चलिए देखते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हमारा थर्ड मेथड था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन। क्या हो जाता है? फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो भी आंसर आएगा इसका दोबारा इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला होता है ना। अगर f और g के बारे में बात करें तो f इंटू जी ये दो फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? f इंटीग्रेशन ऑफ g माइनस f डैश इंटीग्रेशन ऑफ g, और फिर पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है। अब इसमें मेन चीज कहाँ रहती है? फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को चूज करने के लिए। तो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन को चूज करने के लिए क्या रूल लगाते हैं? क्या रूल? हाँ, आइलेट लगाते हैं। तो इसमें शायद मैं नोट्स आपको लिखवा रहा था, तो उन नोट्स को एक बार फिर से लिख लेते हैं। पहले ही लिखवाया था मैंने उसमें शायद, ठीक है, लिख लीजिए। तो आपको बेसिकली क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना है। आई होप सो वाली क्लास सबने अटेंड की है, जिसने नहीं अटेंड की है उसको देख लें, मुझे बता दें तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें भी स्टार्ट ही कर दिया, बस कुछ नहीं। ये दो फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाइड है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला कैसे लगता है वो हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। तो नोट्स लिखिए। तो पहला था कि फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस are chosen by आइलेट रूल, है ना। आइलेट रूल से उसको चूज करते हैं। और इसके फुल फॉर्म बताए थे मैंने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये लॉग फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शंस है जिसमें आपके वेरिएबल कांस्टेंट से सब कुछ आ जाता है, और ये टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस है, एंड ई आपका एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में पहले जो दिखेगा उसको फर्स्ट मांगना है, और जो बाद में दिखेगा उसको सेकंड मानना है, ठीक है। और इसमें आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम लिख लीजिए इसको, है ना। अगर लिख भी लिया है दोबारा लिख लीजिए ना, क्योंकि अभी आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रूल इज applicable. Most of the time this rule is applicable, but not every time. तो ज्यादातर टाइम ये रूल एप्लीकेबल होगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, हमेशा के लिए सत्य नहीं है, एक्सियोम नहीं है। अगला देखिए। तो फिर अगर ये नहीं है तो हम क्या करेंगे? मतलब फिर कैसे चूज करेंगे अगर हमें ये नहीं पता चल रहा है?
कि जो हम मान रहे हैं वो सही है कि नहीं। हाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनना। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन को आप दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हो दो दो जगह पर, है ना। सेकेंड फंक्शन को आप दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हो, वो भी दो दो जगह पर। तो यहां पर ये आता है लॉजिक रूल से, लिख लीजिए सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन should be selected such that it is easily integrable, है ना। सेकेंड फंक्शन ऐसे चूज करना चाहिए जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाओ, है ना। फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है, सेकेंड फंक्शन लिखा हुआ है, दोनों फंक्शंस में से सेकेंड फंक्शन आपको ऐसे चूज करना है कि आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाओ, ठीक है, आसानी से इंटीग्रेट कर पाओ। एंड इट्स इंटीग्रेशन must be simpler than previous। ये क्या बोल रहा है कि देखो भाई, जब आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो जो दूसरा इंटीग्रेशन आ रहा है वो पहले वाले क्वेश्चन के गिवन इंटीग्रेशन से सिंपल होना चाहिए, है ना। अगर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो फिर तो वो कभी सॉल्व होगा नहीं। तो दो चीजें कि सेकेंड फंक्शन ऐसे चूज करना है जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाओ, है ना, और इंटीग्रेशन करने के बाद उसका आंसर जो आने वाला है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और इसका थर्ड नोट और लिख लीजिए, यहां लिख देता हूं, थर्ड नोट और लिख दीजिए। sometimes one is taken as second function to integrate। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमें आता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमें अभी नहीं आता है ना। या फिर आप बोल दीजिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं इन सब का इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो इन सब के इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, आप वन को एक और फंक्शन मान लेते हैं, है ना। तो दो फंक्शन हो गए, एक साइन इनवर्स एक्स और एक वन हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि वन को आप फर्स्ट फंक्शन नहीं मानोगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को ऊपर देखोगे आप तो डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसलिए वन को क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और आपको जो साइन इनवर्स एक्स लिखा है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि समटाइम वन इज टेकन एज सेकंड फंक्शन टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए। आपने ये सही से चूज किया फिर क्वेश्चन तो इसके आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x into dx, ये इंटीग्रेट करना है। तो अब आइलेट रूल से चलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये लगेगा ही। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा। देखो इसमें इसके अकॉर्डिंग अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये दिख रहा है मुझे अलजेब्रा और ये मुझे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें बता रहा है कि अगर अलजेब्रा पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड फंक्शन, और जो आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x, ये सबको याद होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x, है ना, और dx बाहर लगा हुआ है प्लस c। तो x tan x माइनस tan x, इसका कितना हो जाएगा log ऑफ, याद होगा सबको, है ना, याद नहीं तो याद कर लीजिए, log sec x प्लस c। तो ये आंसर है। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? किसी को नहीं आया तो पूछिए, नोट कर लीजिए, और जिसका हो गया वो ट्राई कर सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x dx करिए। लिख लिया ना सबने? देखिए x tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर अभी फिर से ये प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है ना, और आपने इसको ध्यान से देखा कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहला होता है और ये दूसरा होता है, ठीक है। और देख लीजिए सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी है कि नहीं है, तो इसमें इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो वैसे भी tan इनवर्स x का देखो हमें डिफरेंशिएशन ही पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब tan इनवर्स x, और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो पूरा आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से? तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस इसका 1 अपॉन 2 बाहर निकालिए, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो आइडियली हमें लॉन्ग डिवीजन करना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सिंपली से आप डिनोमिनेटर क्रिएट कर सकते हो, तो प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। अल्टीमेट पॉइंट वही है कि आप लॉन्ग डिवीजन में भी क्या करते हो, डिनोमिनेटर क्रिएट करके वो कुछ कैंसिल ही होता है ना, तो आपको डिनोमिनेटर क्रिएट करना आना चाहिए। काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट लग जाता है, और इसको अलग अलग कर दिया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय 2। इंटीग्रेट कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि 1 बचा है यहाँ पर, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x एंड प्लस। तो ये आपका आंसर है। देखिए भाई सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके, तो आज हम यही रोकते हैं। आपका होमवर्क है एनसीईआरटी का 7.6 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लें। एनसीईआरटी 7.6 है ना, हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है 7.6, उसको सॉल्व कर लें, और इसके बाद एक और बचेगी 7.7, फिर उसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, सो विल स्टॉप इट।